So, friends, welcome back. Yesterday we have कल हम लोगों ने जो है कुछ वर्मी कंपोस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। किस प्रकार से वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है, वर्मी कल्चर क्या है। वर्मी कल्चर जो है वर्म को कल्चर करने की प्रोसेस होती है, और जो कंपोस्ट बनाने की, वर्मी कल्चर को यूज़ करके जो कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस होती है वो वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। और दोनों चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसके साथ में हमने जो डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आप स्टेप वाइज क्या क्या मेथड प्रोसेस हो सकती है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। आज हम उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे कि किस प्रकार से जो है हम यूनिट को कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या उसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इस यूनिट को इंस्टॉल करने में, और क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं वर्मी कंपोस्टिंग के, उन पे डिस्कशन करेंगे। और कुछ जो कॉमर्शियल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उसके लिए कुछ मार्केटिंग किस प्रकार से करना है, क्या उसकी इकोनॉमिक्स है, उसको उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप अपने बाद में जो है आपको मौका दूंगा, आप अपने सवाल जो भी होंगे, आपकी क्वेरीज जो होंगी, उन क्वेरीज को आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस दे दीजिएगा, मैं उन क्वेरीज को आपकी क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है, जब हम कोई प्रोसेस चालू करते हैं तो उसके लिए एक साइट चाहिए होती है। ऐसे ही वर्मी कंपोस्टिंग जब हम यूनिट इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए जो जगह का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यदि आपने सही साइट नहीं चुनी है तो जैसा किसी भी बिजनेस के साथ में होता है कि यदि आप सही जगह पे सही बिजनेस नहीं डालेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर देगा। इसी प्रकार से ये भी वर्मी कंपोस्टिंग के लिए भी ये ट्रू है कि यदि आपने जगह का चुनाव सही नहीं किया है तो आपकी जो यूनिट है उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आपको बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो आपके पास में होना, किसी भी साइट के पास में होना चाहिए। और वो प्री रिक्विजिट्स यदि किसी जगह पर नहीं है, या एक जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक स्वॉट एनालिसिस की जाती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो जो स्वॉट एनालिसिस की जाती है, यदि वो एनालिसिस आपने नहीं करी है ठीक ढंग से तो निश्चित तौर पे आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो आप अपना ऑब्जेक्टिव लेके इस यूनिट को इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें जो है ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि क्या क्या जगह कैसी होना चाहिए, उसके सिलेक्शन में क्या सावधानियां रखना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वर्मी कंपोस्टिंग वैसे तो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती कि आप ऐसी जगह पे ही आपको इसको इंस्टॉल करना है, ऐसा नहीं है। आप कंपोस्टिंग यूनिट कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि ऐसी जगह हो जहाँ पर थोड़ा छांव हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा रहती हो, या नमी जो बोलते हैं, नमी थोड़ी नम जगह हो, और साथ साथ वो जगह ठंडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज धूप
बहुत गर्म हो रहा हो उस जगह पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर ये तीनों चीज़ आपको दिख रहा है कि वहाँ पे छायादार जगह है, नमी है पर्याप्त, और वो जगह ठंडी भी है, तो ऐसी जगह को हम उपयोग में ला सकते हैं। और यदि हमारे पास में कोई कैटल शेड है या पोल्ट्री शेड है जो कि यूज़ में नहीं आ रहा हो, तो उन शेड्स का भी हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे कोई भी जगह जहाँ पे शेड हो और ह्यूमिडिटी है, ठंडी जगह है, उसको आप यूज़ कीजिए। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका शेड ऐसा ही होना चाहिए, कोई वो नहीं है। आप किसी भी जगह को यूज़ कर लेंगे। और यदि मान लीजिए खुला जगह है तो फिर उसमें आपको डेफिनेटली स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और डिपेंडिंग अपॉन किस स्केल पे आप काम करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कई प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब खुला एरिया होगा तो आपको शेड जरूर आपको क्रिएट करना पड़ेगी। और यदि छोटे स्केल पे कर रहे हैं तो जो है, जो छत बनाएंगे आप, जो शेड बनाएंगे, उसको आप थैच मटेरियल से, जैसे कुछ घास होती हैं जिनकी जिनकी पत्तियां जो है अच्छा थैच मटेरियल का काम करती है। जैसे एक होता है कांस की पत्ती को यूज़ करते हैं, इवन कई जगह मक्के के डंठल को यूज़ कर दिया जाता है थैच मटेरियल के रूप में। तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ जो आपको शेड के बनाने में काम दे जाए, उस मटेरियल का थैच रूफ आप बना सकते हैं, ताकि जो आपकी यूनिट है वो डायरेक्ट सनलाइट और बारिश से बची रहे। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो आपको वर्म्स को प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ आपको बार बार उसमें वाटरिंग करना पड़ेगी, सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। तो आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, साथ ही साथ वर्म की ग्रोथ जो है वो बराबर नहीं होगी। सिमिलरली यदि पानी डायरेक्ट जाएगा आपके यूनिट में तो भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि पानी ज़्यादा जाएगा तो आपके बैग के अंदर पानी भरेगा, वर्म्स बाहर निकलने लगेंगे, और साथ में जो पानी जब आपका ड्रेन होगा तो वो अपने साथ में सारे न्यूट्रिएंट जो कंटेंट है कंपोस्ट का, वो सारा न्यूट्रिएंट अपने साथ में बहा के ले जाएगा। तो जो कंपोस्ट आपकी आखिरी में तैयार होगी उसकी जो क्वालिटी होगी, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा, वो अफेक्टेड हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड जो कंपोस्ट में आता है वो नहीं आएगा। तो ये इन परेशानियों को से बचने के लिए हमारे को शेड की आवश्यकता होती है। और डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल पे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप चाहे तो थैच का बना सकते हैं, मतलब घास फूस का शेड भी बना सकते हैं, और यदि आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो जो एस्बेस्टस शीट का या जीआई शीट का भी आप शेड तैयार कर सकते हैं। तो लेकिन यह है कि आपका शेड अच्छा होना चाहिए, जो कि आपकी यूनिट के लिए सुटेबल हो। और जो रॉ मटेरियल हमारा है उसको जो है हमारे को हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये हमेशा रॉ मटेरियल जो आपने कंपोस्टिंग के लिए रखा है या बैग बनाया है उसको आपको मॉइस्ट गनी बैग्स के साथ कवर करके रखना है। मॉइस्ट गनी बैग रहने से जो आपका कंपोस्टिंग मटेरियल है वो जल्दी ड्राई नहीं होगा। और यदि आपका टारगेट जो कंपोस्टिंग यूनिट लगाने का है कि उसको जो है किस जो आपका टारगेट ग्रुप है वो क्या है, उसके हिसाब से आप उसको लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि फार्म बिजनेस के हिसाब से आप कर रहे हैं तो रूरल एरियाज में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अदरवाइज भी आपको जो कंपोस्टिंग यूनिट लगाना है वो ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर कि आपको रॉ मटेरियल लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो और चीपली अवेलेबल हो। तो रूरल ग्रामीण एरिया जो होते हैं, ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर कि एग्रीकल्चर प्रिडोमिनेंट होता है, और या शहरों के आसपास के जो एरिया होते हैं उन क्षेत्रों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या
जो शहरों के आसपास के गांव हैं उनको भी जो है आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी यूनिट लगाने के लिए, क्योंकि वो जो एरिया होते हैं वहाँ से आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, लेबर भी मिल जाता है सब पर्याप्त मात्रा में, और दूसरा ये होता है कि जो मार्केट है आपका वो भी आपकी प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीकी में होता है, बहुत आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि हमारे को जब यूनिट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो हमने स्वॉट एनालिसिस किया होगा तो उसमें हमने ये भी देखा होगा कि हमारी यूनिट हमारा मार्केट क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है, और उस टारगेट ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास में कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या प्रोजेक्टेड डिमांड है, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं। वो सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने साइट का सिलेक्शन करेंगे, जो कि यदि अर्बन एरियाज हमारे टारगेट में है तो हम पेरी अर्बन एरियाज या नियर बाय विलेजेस को सेलेक्ट करेंगे, ताकि हम जो है इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकें, मार्केटिंग कर सकें। साथ ही साथ जो है आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आपका रॉ मटेरियल है, तो एक रॉ मटेरियल तो आपको मिलेगा कि फार्म वेस्ट जो होता है वो सबसे बल्क में वही अवेलेबल होता है। दूसरा ये होता है कि हमको काउडंग की भी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, तो कोई एक कॉमर्शियल डेयरी यूनिट भी हमारे पास में जो है न, जहां हम यूनिट इंस्टॉल कर रहे हैं उसके पास में होना चाहिए। यदि आपके जहां आप यूनिट इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पर कॉमर्शियल डेयरी यूनिट हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको काफ़ी चीप रेट्स पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। यदि आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा होगा या रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में ही ज़्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ गया, तो निश्चित तौर पे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सिस्टम है वो जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो रनिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आपको रनिंग कॉस्ट को कम करने के लिए चीप मटेरियल, नियर बाय मटेरियल, लोकल मटेरियल, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या चीज़ हमको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों को जो है। एक्सक्यूज मी, हाँ डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। मैं लंच के बाद हूँ डॉक्टर साहब ऑफिस में, आज अभी फोरनून में कहीं काम से आया हूँ, है ना। हाँ, डायरेक्टर साहब ने एक लेक्चर के लिए बोला था तो वो लेक्चर देने आया हूँ, तो मैं लंच के बाद आऊँगा ऑफिस में। कोई मीटिंग रखना रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ठीक, ओके, ठीक ओके। तो जो हमारा स्केल ऑफ बिजनेस होता है या स्केल किस स्केल पे हम काम करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो यूनिट कंपोस्टिंग यूनिट होगी वो या तो स्मॉल स्केल यूनिट होगी या मीडियम स्केल यूनिट भी हो सकती है या लार्ज कॉमर्शियल स्केल यूनिट हो सकती है। और जो स्मॉल स्केल यूनिट होती हैं वो मोस्टली जो है फार्मर्स अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो है इस्टेब्लिश करते हैं, और ऐसे फार्मर्स जिनके पास में 0.5 से लेकर 2 हेक्टेयर एरिया तक होते हैं और जिनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो करीब 3 से 10 टन कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिनके पास में, ऐसे फार्मर्स जो है स्मॉल स्केल की कंपोस्टिंग यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि उनके पास में कंपोस्ट अपनी आवश्यकता को पूरी करने के बाद में यदि कुछ ज़्यादा बचता है तो वो जो है नियर बाय जो मार्केट होते हैं, नर्सरीज है, गार्डन है या दूसरे किसान हैं जिनको आवश्यकता है उनको बेच भी सकते हैं। तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फार्मर जो स्मॉल स्केल पे करते हैं मोस्टली वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करते हैं। और यदि 10 टन के आसपास की कैपेसिटी की हम यदि बात करें कि इतनी कैपेसिटी पर ईयर की यदि हमको एक
कंपोस्टिंग यूनिट लगाना है तो करीब 300 स्क्वायर मीटर का जो एक एरिया होता है, 300 स्क्वायर मीटर के आसपास का एरिया वो पर्याप्त होगा। और इतना बड़ा एक आपको शेडेड एरिया चाहिए होगा। शेडेड एरिया भी जो है आप लो कॉस्ट वाला जो होता है, जिसमें कि थैच के द्वारा बनाया जाता है और या बैम्बू के साथ बनाया जाता है, उस प्रकार का जो है शेड आप यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार की यूनिट में भी 4 से 6 साइकिल जो है आप एक साल में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 65 से 70 दिन लगता है एक यूनिट को कंप्लीट होने में। यदि आप रॉ मटेरियल जो है आपका पहले से रेडी करते चल रहे हैं तो 4 से 6 साइकिल आपकी एक साल में हो जाएंगी। जो मीडियम स्केल की यूनिट होती हैं, तो मीडियम स्केल की यूनिट जो है वो छोटे या मध्यम फार्मर जो होते हैं उनके लिए होती है, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है और जिनकी 20 से 40 टन के आसपास तक जो है आवश्यकता होती है पर ईयर उनको, जिनको कंपोस्ट की, वो ऐसे किसान जो है अपने लिए जो है मीडियम स्केल का एक यूनिट इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ भी जो है यदि उनके पास में कुछ एक्सेस मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जो लोकल मार्केट है उनको बेच सकते हैं। और जैसा कि स्मॉल स्केल यूनिट में है वैसा ही लगभग जो है यहाँ पर भी आप मतलब 4 से 6 साइकिल जो है आप पूरी कर सकते हैं। और इतनी बड़ी कंपोस्टिंग यूनिट बनाने के लिए करीब 800 से 1000 स्क्वायर मीटर एरिया की जरूरत पड़ती है। मतलब 20 बाई 40 का यदि आपके पास में शेड है तो आप उसमें जो है इतनी बड़ी यूनिट आराम से इंस्टॉल कर पाएंगे। और तीसरा जो तरीका हो सकता है कि लार्ज स्केल पे या कमर्शियल स्केल पे कंपोस्टिंग करना, तो ये यूनिट जो होती हैं ये यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट होती हैं और इनका जो साइज होता है और कैपेसिटी होती है वो कितना डिमांड है और इनपुट अवेलेबिलिटी इनपुट की कितनी है, वो सारी चीज़ों पे जो है ये यूनिट्स का साइज और बाकी कैपेसिटी जो है डिपेंड करती है। तो आपको ये देखना होगा कि लार्ज स्केल कमर्शियल स्केल पे जब आप जा रहे हैं तो आपने मार्केट सर्वे किया होगा कि कितना हमारे पास में मार्केट पोटेंशियल है, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास में क्या इनपुट की अवेलेबिलिटी है। और साथ में जो है जब लार्ज कमर्शियल स्केल पे जाते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग जो है, कॉस्ट की कम से कम करने की कोशिश की जाती है। तो कमर्शियल स्केल की यूनिट जो है उसको जो है आपको जो तीनों चारों बातें होती हैं कि उसकी लोकेशन, उसका इनपुट की अवेलेबिलिटी, लेबर की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होंगी। और इन यूनिट्स का जो है वो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि कमर्शियल पर्पस ही मेनली कमर्शियल पर्पस होता है इनका टारगेट ये नहीं होता कि हम अपने लिए जनरेट कर रहे हैं, दे आर मेंट फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली। तो जो नर्सरीज होती हैं, गार्डन्स होते हैं और फार्मर्स होते हैं, उनको बेचने के पर्पस से ही ये बड़ी कमर्शियल यूनिट्स इंस्टॉल की जाती हैं। और जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है वो प्रॉफिट या बोलें वो डिपेंड करता है कि कितना चीप आपको मटेरियल अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है और कितना इजीली इनपुट अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी कम है और कितना आपका वॉल्यूम ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कितना है। और साथ ही साथ जो है मार्केट प्राइसेस, यदि मार्केट में कहीं कंपटीशन ज़्यादा आ गया, प्राइस कंपटीशन हो गया, तो वो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अदरवाइज वर्मी कंपोस्ट के लिए अभी एज सच जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है प्राइसेस में। 10 से 12 रुपये किलो जो है आसानी से शहरों में वर्मी कंपोस्ट बिक जाता है। तो वो एक अच्छा चीज़ है कि अभी इसमें प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब आप कॉमर्शियल स्केल की नर्सरी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मार्केट सर्वे कितना अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि जब आपने असेसमेंट ऑफ मार्केट जो है आपका सही होगा, जितना एग्जैक्ट होगा, जितना प्रिसाइज होगा, तो उसके बेस पे जो है आप रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है उसको एसेस कर पाएंगे, और दूसरे इनपुट जो आपको लगने वाले हैं, लोकेशन को भी आप कौन सी लोकेशन पे लगाने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। जब आप मार्केट सर्वे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा डिमांड आना है, और इसके साथ साथ उस लोकेशन से ट्रांसपोर्ट के लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कॉस्ट क्या बेयर करना पड़ेगी, वो सारी चीज़ों का भी प्रॉपर असेसमेंट हो पाएगा। ये सारी चीज़ों को हमको बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिट इंस्टॉल करने के पहले असेस कर लेना चाहिए। यूनिट इंस्टॉल करने के बाद हम यदि ये असेसमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को लॉसेस होंगे। तो जो हमारा पोटेंशियल डिमांड है फिनिश प्रोडक्ट की, वो भी हमारे को जो है बहुत अच्छे से असेस कर लेना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में हमारे को जो है फेलियर या मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं करना पड़े। क्योंकि यदि हम मिड टर्म करेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो है हमारे को उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, और परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट जो है वो अफेक्टेड होगी, और इकोनॉमिक लॉसेस होंगे लेटर स्टेजेस पे। तो एक बार में ही आप प्रॉपर असेसमेंट करके यूनिट को इंस्टॉल करें, और फर्दर यदि आपको यूनिट आपकी छोटी है तो फर्दर आप उसको एनलार्ज कर सकते हैं। आपका बिजनेस मतलब प्रॉपर रन करने लगे बिजनेस, उसके बाद में आप उसको एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन पहले यदि आपने बड़ी यूनिट लगा ली और मार्केट छोटा रह गया तो आपको अननेसेसरी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। जो प्रोड्यूस आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते जा रहे हैं आप उसको आपको स्टोर करने की समस्याएं आएंगी, वो तो आपका जो प्रॉफिट वाला जो कंपोनेंट है वो अफेक्टेड होगा। इसी प्रकार से यदि आपने बहुत छोटी यूनिट बना ली और आपका जो मार्केट था वो बड़ा था, तो फिर आपको इमीडिएटली जो है एक्सपेंशन के लिए सोचना पड़ेगा कि अब इसको हमको जल्दी एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीके से जब आप कॉमर्शियल लेवल पे लार्ज स्केल पे करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन का असेसमेंट करना चाहिए, और उसके बाद में जो है यूनिट को इंस्टॉल करना है। ये तो हुई कैपेसिटी और स्केल ऑफ वॉल्यूम के बेसिस पे, लेकिन यदि कैपिटल इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे भी हम लोग जो है इसको बोल सकते हैं कि किस प्रकार का कंपोस्टिंग यूनिट हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देखिए ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, वर्मी कंपोस्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप किसी भी स्केल पे ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ी यूनिट ही नहीं डालना होगा, है ना। हम हाउस होल्ड लेवल पे भी जो है वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, फार्मर लेवल पे भी कर सकते हैं, स्मॉल फार्मर लेवल पे कर सकते हैं, मीडियम फार्मर लेवल पे कर सकते हैं, लार्ज फार्मर लेवल पे कर सकते हैं, कॉमर्शियल लेवल पे कर सकते हैं। हर एक लेवल पे इसको किया जा सकता है। जैसे तो कैपिटल के बेसिस पे भी हम जो है लो कॉस्ट मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, और इसमें जो है क्या जो कंपोस्टिंग की जाती है उसके लिए जो शेड बनाया जाता है वो शेड पक्का नहीं होता, कच्चा शेड बनाया जाता है जिसमें थैच का जो है रूफ बना दिया जाता है, और थोड़ा कुछ जो बैम्बू होते हैं, बैम्बू मैट्स को लेके उसकी साइड की वॉल्स खड़ी कर दी जाती हैं, या थैचिंग मटेरियल पे भी वॉल्स तैयार की जाती हैं। तो बहुत ही लो कॉस्ट मेथड होता है, और इसमें जो है फ्लोर पे ही, कच्चे फ्लोर पे ही, जो कि कॉम्पैक्ट किया हुआ होता है ताकि वर्म जो है लूज फ्लोर नहीं होना चाहिए, या सॉइल का डायरेक्ट सॉइल का फ्लोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वर्म जो है वर्म एस्केप कर जाएंगे हमारे। तो कच्चे फ्लोर को ही, जिसको कॉम्पैक्ट अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट किया गया हो, या फिर उस फ्लोर के ऊपर आपने पॉलीथीन लाइनिंग कर दी हो, उस पर आप जो है बेड्स बना सकते हैं, जो कि 6 फीट बाय 2 फीट बाय 1 फीट के बेड हो सकते हैं, या इससे आपको 10 बाय 2 बाय 1 का भी बेड आप बना सकते हैं।
उनको आप जो बेड होंगे डेफिनेटली उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल का, काऊ डंग का, फार्म वेस्ट का जो आपने मटेरियल तैयार किया था उसकी बेड बनती है। और उसको जो है बेड बनाने के बाद में आप उसमें वर्म रिलीज करके उसको जो गनी बैग्स होते हैं उससे कवर करके आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और ये जो यूनिट होती है इसको आपको थैचिंग मटेरियल से या तो आप इसको कवर कर दीजिए, शेड दे दीजिए। यदि थैचिंग मटेरियल आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो फिर पॉलीथीन या सेल पॉलीथीन की शीट्स जो आती हैं उनसे भी कवर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान थोड़ा ये रखना होगा कि जहाँ पॉलीथीन शीट का हम उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा वेंटिलेशन अच्छे से रखा जाए, नहीं तो अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली बात है। और जो लो कॉस्ट यूनिट्स होती हैं ये बहुत ही आसानी से अडॉप्ट की जा सकती हैं, मेंटेन की जा सकती हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ सिंपल जो प्रिकॉशंस होते हैं जैसे कि बहुत ड्राई ना हो जाए, बहुत वेट ना हो जाए, और या जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सुटेबल ना हो, या अनडिकम्पोज्ड मटेरियल है तो हीट जनरेट कर रहा होगा। इस प्रकार की चीज़ें जो मैंने कल भी बताई थी आपको कुछ, वो चीज़ों की सावधानियां रखते हुए आप बहुत ही आराम से लो कॉस्ट मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा एक हो सकता है कि हाई कॉस्ट मेथड होगा, लेकिन ये मेथड जो है जो यूनिट होंगी ये यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट होंगी, कॉमर्शियल यूनिट होंगी। इसमें पक्के स्ट्रक्चर बने हुए होंगे और सीमेंटेड फ्लोर होंगे। इसमें बड़ी बड़ी या तो बेड्स बने होंगे जो कि या टैंक बने होंगे, या सिंपल हीप्स को भी कर सकते हैं हम। तो या इनका एक मिक्सचर भी हो सकता है कि उसी में आपके बेड्स भी बने हैं, टैंक्स भी बने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हो सकती हैं ये। तो लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पक्के परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं, और पक्के स्ट्रक्चर होते हैं। एस्बेस्टस की शीट का शेड होता है या जीआई शीट का शेड होगा। और जो पिट्स होते हैं वो आपके जो है पक्के या सीमेंटेड पिट्स भी हो सकते हैं। और इन पिट्स का साइज जो है 10 फीट बाय 3 फीट बाय 2 फीट का भी हो सकता है, या इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। जो आपके एरिया में सुटेबल होगा उस वेरिएंट को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या आपको जो मैनेज करने के लिए कई कई जगह ये भी देखा है कि 50-50 फीट लंबे जो है उन्होंने पिट्स एक साथ ही बना लिए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको मैनेज करने में क्या इजी पड़ रहा है, उस प्रकार से जो है पिट्स का साइज हम रख सकते हैं। और जो परमानेंट या हाई कॉस्ट वाले जो मेथड्स होते हैं इनमें जो है पिट या टैंक मेथड को ही प्रेफर किया जाता है, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है इन यूनिट्स पे किया जाता है। और जो नंबर ऑफ पिट्स हैं या साइज है पिट का वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको कितनी रखनी है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, और मार्केट में डिमांड कितनी आ रही है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप नंबर ऑफ पिट, साइज ऑफ पिट, इस सारी चीज़ों को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो है हाई कॉस्ट मेथड होता है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जबकि लो कॉस्ट मेथड में जो है हम ना के बराबर इन्वेस्ट करके भी जो है कंपोस्टिंग यूनिट चालू कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आता है। और मैंने आपको जो बताया कि दो तरीके से, एक तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं क्लासीफाई, या फिर कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार की हमारी यूनिट होगी। तो जब हम वर्मी कंपोस्टिंग जो है करने जाते हैं तो कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं, तो वो जो है जो कि होना आवश्यक है, जिसके बिना जो है हमारा यूनिट जो है इंस्टॉल या सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा। तो हाँ सर जी, हाँ जी,
हाँ बिजी हूँ मैं, दोपहर तक आ रहा हूँ ऑफिस, फिर आके काम करता हूँ, है ना? ठीक है, ओके ओके। अच्छा नहीं, आज नहीं हो पाएगा, कल देखेंगे उसमें ना। तो हाँ, सबसे पहले तो जो है एक सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसा कि एनवायरनमेंट हम लोगों ने बात किया था कि शेडेड प्लेस होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, वहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी होना चाहिए। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट जो हमारे वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक होता है। और जो बेडिंग बेडिंग जो बोलते हैं, तो बेडिंग के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट, लिविंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। फूड सोर्स जो कि हम जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो तैयार करते हैं, पार्शियली डिकम्पोज्ड जो रॉ मटेरियल होता है, वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में। जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसका जो है उस मटेरियल में एडुकेट मॉइस्चर होना चाहिए। 50% से ज़्यादा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। तो यदि उससे ज़्यादा ड्राई मटेरियल है या उससे कम मॉइस्चर लेवल है, तो जो है कंपोस्टिंग के लिए वो मटेरियल उतना सुटेबल नहीं होगा। या आप देखेंगे कि ऐसे मटेरियल को यूज़ करने से हमारे कंपोस्ट में ढेले बहुत सारे, मतलब कच्चे ढेले निकलेंगे, तो बाद में उसको मैनेज करने में हमें दिक्कत आएगी। तीसरा चीज़ ये होता है कि एरेशन जो है पर्याप्त होना चाहिए, हवादार जगह होना चाहिए। और जो हमारी बेड बना रहे हैं उसमें भी जो है सफिशिएंट एरेशन होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ एरेशन होना चाहिए। एक और प्रीरिक्विजिट ये होता है कि जो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स जो हैं उससे हमको अपने यूनिट को बचाना होता है। तो बोथ एक्सट्रीम जो होते हैं, लो टेम्परेचर का एक्सट्रीम है, हाई टेम्परेचर का एक्सट्रीम्स होते हैं, तो वो दोनों ही एक्सट्रीम टेम्परेचर से हमारे को अपनी यूनिट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। और एक और चीज़ होता है कि यदि हमारी यूनिट के आसपास में प्रीडेटर्स ज़्यादा हैं जो वर्म्स को खा जाएं, जैसे बगुले होते हैं, मुर्गियां होती हैं, या पिग्स हैं, या एंट्स भी कई बार देखा गया कि एंट्स भी जो है प्रीडेटर का काम करते हैं। तो उन सब चीज़ों से हमारी यूनिट को हमको प्रोटेक्टेड होना चाहिए, या उनको उनसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी यूनिट को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मस्ट होती हैं कि यदि आप सक्सेसफुल जो है लार्ज स्केल पे, कॉमर्शियल स्केल पे यदि आप करना चाहते हैं, तो आप जहाँ साइट बना रहे हैं उस जगह पर ये इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखें कि आपको आपके पास में ये सारी चीज़ें आवश्यक रूप से होना चाहिए, या आपकी साइट पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, एक जो कमर्शियल यूनिट आप जब इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको। तो सबसे पहले तो आपको एक भूभाग जो है, ज़मीन की आवश्यकता होगी। और ये ज़मीन की आवश्यकता जो है वो आपकी डिपेंड करेगी कि आपका साइज ऑफ यूनिट क्या है, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके हिसाब से आपको जो है जगह की को आपको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, या लीज पे लेना पड़ेगा, या बाय करना पड़ेगा। तो लैंड सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमारा लैंड है। तो वैसे यदि कॉमर्शियल स्केल पे हो रहा है तो 1 से 2 एकड़ लैंड पे जो है ये यूनिट स्टार्ट की जा सकती है। फिर जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो शेड होते हैं। शेड्स जो है, नंबर ऑफ शेड्स भी डिपेंड करेगा कि आपका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेड्स आप डिफाइन करेंगे। और जो शेड होते हैं, शेड के अंदर जो है फिर वर्मी बेड्स बनाए जाते हैं। तो पक्के वर्मी बेड्स भी हो सकते हैं, या फिर
लो कॉस्ट मेथड में जैसे सरफेस पे बेड्स बनाए थे, बताए मैंने, उस तरीके के बेड भी आप बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका जो कॉस्ट बेयरिंग एबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करते हुए यदि आपको कॉस्ट कटिंग करना है तो सरफेस मेथड पे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यदि आप कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है आपके पास में, तो आप पक्की स्ट्रक्चर एक बार में ही पक्के स्ट्रक्चर बना के जो है कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और एक और बीच में मेथड जो आता है बेड के लिए, तो सिल्पोलिन के जो रेडीमेड वर्मी बेड्स मिल जाते हैं मार्केट में। यदि आप बहुत हाई कॉस्ट पे नहीं जाना चाहते, बहुत लो कॉस्ट पे नहीं जाना चाहते हैं, तो आप सिल्पोलिन के जो वर्मी बेड्स रेडीमेड मिलते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। करीब 12x3x2 का जो बेड आता है, 2000 रुपये के आसपास उसकी कॉस्ट होती है एक बेड की। और यदि उसको आप अच्छे सही ढंग से उपयोग करेंगे तो 3-4 साल उसकी लाइफ होती है। तो उस बेड को भी आप यूज़ में ले सकते हैं। हालांकि उसको आपको रेगुलरली मेंटेन करते रहना पड़ेगा, उसको टाइंग करना पड़ेगा, सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा सा उसमें मेंटेनेंस थोड़ा लगता है। तो वो ये वर्मी बेड्स आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको कुछ बिल्डिंग्स बनाना पड़ेंगी शेड्स के अलावा, जिसमें कि आपका ऑफिस होगा, कुछ आपको स्टोर की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ आपको कॉमर्शियल स्केल है तो कुछ परमानेंट आपको लेबर भी रखना पड़ेंगे वहाँ पे, तो लेबर हाउस भी एक आध बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि और कोई चीज़ की आवश्यकता है आपको, तो जो आपकी साइट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको कोई और बिल्डिंग भी उसमें रखना पड़ सकती है। पंप हाउस हो सकता है पानी के लिए, जो आपने यूनिट लगाई होगी तो उसका पंप हाउस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कुछ बिल्डिंग की आवश्यकता होगी। और जो कंपोस्टिंग के लिए आपको सीड स्टॉक की आवश्यकता पड़ेगी, जो मदर कल्चर होता है, वर्म का मदर कल्चर। तो वर्म मदर कल्चर या तो आपके पास होना चाहिए या किसी सोर्स से आपको प्रोक्योर करना है, तो वो सोर्स भी आपका रेडी होना चाहिए। क्योंकि कॉमर्शियल स्केल पे आपको लार्ज क्वांटिटी में वर्म मदर कल्चर लगेगा इनिशियली जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वर्म मदर कल्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसका सोर्स आपको, और क्योंकि वर्म मदर कल्चर का प्राइसिंग भी जो है काफ़ी वेरी करता है, 300 रुपये से लेकर 500 रुपये पर केजी तक भी जो है वेरी करता है इसका कॉस्ट। तो वो आपको देख लेना होगा कि कहाँ पे आपको चीपर रेट पे और सफिशिएंट क्वांटिटी में वर्म मदर कल्चर मिल जा रहा है। साथ ही साथ आपको यही देखना होगा कि आपकी जो यूनिट है उसकी फेंसिंग प्रॉपर की गई हो, ताकि बाहर से कोई एनक्रोचमेंट ना हो पाए। आपको विदिन द यूनिट आपको जो है रोड्स और पाथ्स होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का मूवमेंट, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रेडी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो है, या इंस्पेक्शन के लिए आपको ही जाना है, तो उसके लिए आप इजीली जो है कहीं भी किसी कॉर्नर पे आप पहुंच सकें, तो उसके लिए आपको रोड्स और पाथ्स भी जो है अच्छा पक्का होना चाहिए या सेमी पक्का होना चाहिए। और क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग में पानी की आवश्यकता भी काफ़ी मात्रा में पड़ती है, तो आपको एक एंश्योर्ड वाटर सप्लाई सिस्टम आपके पास में होना चाहिए, प्रेफरेबली या तो ट्यूबवेल हो, और नहीं तो आसपास में आपके कोई जो है आपकी जो यूनिट है उसमें जो है कोई फार्म पॉन्ड हो, इस प्रकार की चीज़ जहाँ पे आप वाटर स्टोर कर पा रहे हो। तो ऐसी यूनिट भी जो है एक वाटर सप्लाई सिस्टम को इंश्योर करने के लिए होना चाहिए। कुछ मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि एक श्रेडर होता है, जो लार्ज ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको जो है छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए श्रेडर की आवश्यकता पड़ती है। आपको मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कन्वेयर्स, ट्रॉलीज वगैरह की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा यदि आपका खुद का ट्रैक्टर यूनिट है और सारी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करने के लिए, तो उनकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ट्रांसपोर्टेशन का साधन या फिर फैसिलिटी नियर बाय होना चाहिए, ताकि आप अपने रेडी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें, चीपली ट्रांसपोर्ट कर सकें। और कुछ आपको जो है अपने फर्नीचर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपको ऑफिस रन करने के लिए, अपना बिजनेस रन करने के लिए आवश्यक होता है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन करी हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें मेंशन ना की हूँ मैंने, लेकिन आपको अपने जो यूनिट इंस्टॉल करना है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ और इसके अलावा भी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, उनको आपको रखना है। जैसे स्टॉक रजिस्टर होता है, कितना प्रोड्यूस किया, कितना गया आपका मटेरियल, तो वो सब रिकॉर्ड कीपिंग भी आपको प्रॉपर करना पड़ेगी, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें कितना इन्वेंट्री है, क्या है, कितना आपके पास में मटेरियल आया है, कितना आपका डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, सारा चीज़ आपको अकाउंट से रखना पड़ेगा, तो अकाउंट मेंटेन करना भी पड़ेगा आपको। तो वो सारी चीज़ों को भी आपको देखना होगा। तो ये कुछ मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि जो इसमें छूटी होंगी, जो कि आपको मेंटेन करना पड़ेंगी। तो ये तो कुछ चीज़ें जो है हमने डिस्कस करी कि कैसे हमको अपनी यूनिट को इंस्टॉल करना है, किस स्केल पे काम करना है, और उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या मटेरियल चाहिए आपको, कितना चाहिए, और उसको इंश्योर करने के लिए क्या क्या जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोस्टिंग यूनिट के लिए, वो सारी चीज़ों को हमने अभी डिस्कस किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने जो है चैट बॉक्स में जो है क्वेश्चन आंसर्स अपने जो है आप भेज रहे होंगे, तो उनको हम जो है सेशन के आखिरी में टेक अप कर लेंगे। तो जब आपने यूनिट इंस्टॉल कर ली है ना, यूनिट इंस्टॉल हो गई आपकी, आपने सारी चीज़ों का मार्केट एनालिसिस कर लिया, असेसमेंट कर लिया सिचुएशन का, डिमांड कितनी होगी, कहाँ से मटेरियल आएगा, कैसे कंपोस्टिंग होगी, कहाँ से पे जाएगा, कैसा हम यूनिट को इंस्टॉल का डिज़ाइन कैसा करेंगे, ये सब कुछ जब आपने कर लिया, तो उसके बाद में फिर आपका जो मेन कंपोनेंट आता है कि आप कंपोस्टिंग की प्रोसेस चालू करेंगे, है ना। तो जो आपका जो मेन प्रोडक्ट है, दोनों तरीके से दो तरीके से बिजनेस इसमें होता है। एक होता है कि वर्म मदर कल्चर के लिए जो है आप अपने बिजनेस को रन करते हैं, और दूसरा होता है कि कंपोस्ट। तो दो बिजनेस साइमल्टेनियसली आप रन कर सकते हैं, कि कुछ पार्ट में आप मदर कल्चर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे आप जो है कंपोस्ट को रेडी करके बेच रहे हैं, क्योंकि जब आप एक प्रॉफिटेबल यूनिट चलाना चाहेंगे तब आपको ये सारी चीज़ों को, हर एक चीज़ को जो है आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, और जी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको लेके चलना पड़ेगी कि आपके पास में यदि मदर कल्चर की डिमांड आ गई तो यू आर एबल टू फिल अप द रिक्वायरमेंट ऑफ मदर कल्चर। यदि आपके पास में कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ गई तो इमीडिएटली आप अपने को स्विच करके कंपोस्ट प्रोडक्शन बढ़ा लें। तो आपको कुछ एक ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी भी अपने सिस्टम में लेके चलना पड़ेगा, और मेथड्स ऐसे अडॉप्ट करेंगे आपकी, जो कि आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अपने मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको आप फुलफिल कर पाएँ। तब आपका जो यूनिट है वो काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकली वायबल यूनिट तब आप मेंटेन कर पाएंगे। तो कुछ जो मेथड जब हम बात करते हैं तो इसको जो है 5 स्टेज में जो है डिवाइड किया गया है। वैसे तो स्टेज वाइज जो है इसको बताया जाता है, ये स्टेज में ये होगा, ये स्टेज। जैसे एक क्रॉप जब हम ग्रो करते हैं तो हम सीडलिंग स्टेज होती है, फिर उसकी ग्रैंड ग्रोथ की फेज होती है ना, फिर उसके रिप्रोडक्टिव फेज आती है, फिर मैच्योरिटी फेज आती है, उसके बाद में जो है उसको हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस जब हम करते हैं तो कंपोस्टिंग के लिए हमको स्टेज वाइज जो है हमको चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि पहली स्टेज को आप आखिरी में कर लेंगे, आखिरी स्टेज को पहले कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको जो है स्टेज वाइज ही जाना होगा कंपोस्टिंग जब आप कर रहे हैं। और सबसे जो पहली स्टेज होती है तो उसमें आपको रॉ मटेरियल जो आपका होता है ना, उसको आपको मटेरियल को कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है। तो जो मटेरियल आपके पास में प्रोसेस हुआ है, कलेक्ट हुआ है, उस मटेरियल की स्क्रीनिंग करना होती है कि भाई इस मटेरियल में कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है,
प्लास्टिक मटेरियल तो इसमें मिला हुआ नहीं है, कांच के टुकड़े तो नहीं है, नहीं तो कांच के टुकड़े यदि उसमें होंगे तो एक तो हमारे वर्म्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, दूसरा जो हमारा मैन पावर उसको हैंडल कर रहा है उसके लिए भी जो है डेंजरस होगा। तो इस प्रकार की चीज़ आपको जो है प्रोसेसिंग के दौरान आपको ये सारी चीज़ें देख लेना होती हैं। आपने जो वेस्ट कलेक्ट कर लिया और जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है तो उसको आपको श्रेडिंग भी करना होता है। श्रेडिंग का मतलब ये है कि आपको कन्वर्ट करना होता है पीसे, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, लार्ज मटेरियल हैं, उनको आपको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो जो है कंपोस्टिंग की प्रोसेस फास्टर हो और जो वर्म्स हैं हमारे वो मटेरियल को इजीली फीड कर सकें उस मटेरियल पे। तो दोनों चीज़ें, यदि आप लार्ज पीसेस आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारी कंपोस्टिंग की प्रोसेस को ज़्यादा टाइम लगने वाला है और वर्म्स भी उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो है मैकेनिकल सेपरेशन कर सकते हैं उसका। मैकेनिकल सेपरेशन करके हम जो है जो मेटल होता है, ग्लास होता है और भी कोई हार्मफुल चीज़ें हैं या दूसरे जो है मटेरियल्स हैं उनको हम जो है अपने रॉ मटेरियल से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये स्टेज 1 जो होती है वो पूरे मटेरियल को प्रोसेस के लिए रेडी करने की जो स्टेज होती है वो स्टेज 1 कहलाती है और जिसमें कि हम मटेरियल को रेडी करते हैं। दूसरी स्टेज जो होती है तो वो स्टेज होती है कि जो रेडी मटेरियल है उस मटेरियल को मिक्स बनाकर हम एक प्री डाइजेशन के लिए जो है कुछ समय के लिए करीब 3 सप्ताह के आसपास का समय इसमें लगता है और उसके लिए जो है हम दोनों जो रॉ मटेरियल है हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनका मिक्सचर बना के काऊ डंग और जो क्रॉप रेसिड्यूज हैं या अर्बन सिटीज का वेस्ट है या वेजिटेबल वेस्ट हमारे पास आ रहा है वो सारी चीज़ को जो है जिसको हमने तैयार कर लिया है उस तैयार मटेरियल को मिक्स करके डिजायर्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है और उसको फिर जो है हम 3 हफ्ते के लिए प्री डाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं। ये जो कैटल डंग मतलब काऊ डंग भी हो सकता है, जो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं उनकी स्लरी को भी हम यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। तो जो मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो उस मटेरियल को यूज़ करके आप रॉ मटेरियल के साथ में क्रॉप रेसिड्यूज के साथ में मिक्स करके प्री डाइजेशन के 3 वीक्स के लिए आपको छोड़ना होगा। और जो पार्शियली डाइजेस्ट जो करते हैं तो हम इसलिए करते हैं इसको कि जो मटेरियल हम वर्म बैग में, इसके बाद हम वर्म बैग में ले जाएंगे तो उस बैग में जाने के पहले हमारा मटेरियल इस तरीके से तैयार हो जाए कि वो हमारे वर्म के कंजम्पशन के लिए डायरेक्ट रेडी हो। नहीं तो क्या होगा कि पता लगा हमने प्री डाइजेशन किए बिना यदि छोड़ दिया तो जैसा मैंने कल भी बताया था कि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी और ये देखा गया है कि टेम्परेचर जो होता है जो मटेरियल के हीप्स लगाते हैं उसमें 60 डिग्री से भी ऊपर तक टेम्परेचर चला जाता है और जब इतना टेम्परेचर होगा तो हमारे सारे वर्म जो है मर जाएंगे। तो ये एक इश्यू आता है। तो उसके लिए जो है हमारे को चाहिए कि प्री डाइजेशन जो है प्रोसेस अच्छे तरीके से करें और इसके लिए जो है जैसे मैंने बताया था कि बायोगैस स्लरी भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सुखाकर। तो उसको क्योंकि स्लरी जब निकलती है तो ज़्यादा गीली होती है तो एकदम मतलब हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत आती है उसको, तो थोड़ा हल्का सा ड्राइंग करके उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एकदम गीला जो एकदम जो गीला गोबर या ताज़ा गोबर जो होता है उसको भी हमको एकदम से यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो भी काफ़ी हीट जनरेट करता है। तो वो भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए जो है हमको प्री डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक वेस्ट को ही यूज़ करना है। तो पहला स्टेज हो गया कि जिसमें हमने मटेरियल को तैयार किया, उसको स्क्रीनिंग करी, श्रेडिंग करके मटेरियल को छोटा कर लिया। ये प्री मतलब पहले प्री प्रोसेसिंग जो बोलते हैं या मटेरियल की तैयारी कर लिया हमने स्टेज 1 में। दूसरे स्टेज में हमने प्री डाइजेशन किया, मटेरियल को जो है पार्शियली डिकम्पोज किया ताकि उसका जो हीट जनरेट होती है वो हीट जो है हम जो है वो कूल हो जाए मटेरियल ताकि वर्म उसमें रिलीज किए जा सकें। और इसके बाद में स्टेज 3 आती है कि
आप जो है जो प्री डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको यूज़ करके वर्म के लिए बेड बनाएं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका, जैसे बहुत सारे तरीके हैं, लो कॉस्ट मेथड है, हाई कॉस्ट मेथड है, या कच्चा या पक्का सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है मटेरियल को जो है आप चाहे तो सरफेस पे बेड मेथड है तो सरफेस पे बेड बना दीजिए, या पिट मेथड है तो पिट के अंदर आप उस मटेरियल को भरेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप बेड मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें, या लो कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि जो सरफेस है उसको थोड़ा सा आप कॉम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्पैक्ट यदि सरफेस नहीं होगा तो लूज सॉइल में जो है जो वर्म्स होंगे वो जमीन में चले जाएंगे, और उसके बाद जो है वो आपको उनको निकालने के लिए मेहनत करना पड़ जाएगी, या फिर वो इतनी दूर चले जाएंगे कि आप उसको वापस ला नहीं पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा एक और नुकसान क्या होता है कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो वाटरिंग करेंगे तो जो डिजॉल्वेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है, जब आपका फ्लोर जो है कच्चा है तो वो मिट्टी में चला जाएगा पानी पूरा, और उसके साथ में सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिट्टी में चले जाएंगे। तो उससे होगा ये कि जो आपका न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है कंपोस्ट, रेडी कंपोस्ट का, वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो सॉइल है नीचे की वो लूज ना हो किसी भी हालत में। और जब आपने बेड बना लिया तो बेड बनाने के बाद में आपको ये देखना है कि सुटेबल साइज के बेड बन गए। अब उसमें जो है आप अर्थवर्म्स को जो है रिलीज करने के लिए तैयार होगा ये मटेरियल। तो इसमें वर्म्स को रिलीज कीजिए। वर्म्स को रिलीज करने के बाद में जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के लिए जो आपको मैंने बताया था कि आपको टाइम टू टाइम वाटरिंग करना है, उसको गनी बैग से कवर करके रखना है, और उसको जो है 20 डेज के इंटरवल पे टर्निंग करना है। एक साइकिल में आपको कम से कम 2 बार टर्निंग करना होता है, तो टर्निंग मटेरियल का टर्निंग भी करना है। तो ये सारी चीज़ें करके जब आपका जो 60 डेज के अराउंड 60-70 डेज में आपका मटेरियल तब तैयार हो जाएगा, ऐसा दिखेगा कि एकदम लाइट, स्टेबल और चाय की पत्ती की तरह जो मटेरियल आपको दिखने लगा कि ये रेडी हो गया है हमारा, तब आप उसको जो है सीविंग करके उस मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। और जो वर्म कल्चर को कंपोस्ट को जो है सेपरेट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उनको हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो पार्शियली डिकम्पोस्टेड मटेरियल में से जो मटेरियल बच गया होगा तो वो अगेन उस मटेरियल को हम दूसरी साइकिल में डाल देंगे, और बाकी चीज़ों जो रेडी मटेरियल है उसको हम सीविंग करके सेपरेट कर लेंगे, सो दैट उसको हम मार्केट या कंजम्पशन में ले सकें। और यदि हमें इमीडिएटली जो है मार्केट अवेलेबल नहीं है या यूज़ नहीं करना है कंपोस्टिंग मटेरियल, तो उस मटेरियल को हम स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन स्टोर करने के लिए भी आपको तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप खुले एरिया में जो है आप उसको स्टोर नहीं करेंगे, आप उसको जो है शेडेड एरिया में स्टोर करेंगे, ताकि आपका जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर उसमें से बिल्कुल उड़ ना जाए, बिल्कुल सूख ना जाए मटेरियल आपका। क्योंकि इसमें जो कंपोस्ट तैयार होती है उसमें कुछ वर्म के जो कुकुन्स होते हैं वो भी रहते हैं, तो उसमें वर्म्स भी कई बार मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके कंपोस्ट में है, यदि आप उसको एकदम टोटली ड्राई कर देंगे तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जो कंपोस्ट हम रेडी कंपोस्ट मटेरियल को यदि हमें स्टोर करने की आवश्यकता पड़ रही है तो वो भी हम जो है शेडेड एरिया में, ठंडे एरिया में, मॉइस्ट एरिया में स्टोर करेंगे। और इसके अलावा यदि थोड़ा ज़्यादा समय तक आपको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको थोड़ा समय समय से मॉइस्ट भी करते रहेंगे पानी डाल के, ताकि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या है वो आपकी संख्या कंपोस्ट में से कम ना हो। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी स्टेजेस को जो है जब हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम एक अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट तैयार कर पा रहे हैं, और उसको जो है जो सारी जो बातें होती हैं कि 60 to 70 डेज में मटेरियल तैयार हो जाएगा,
वो चीज़ है। जो वर्म का मल्टीप्लिकेशन रेट है कि यदि आपने एक साइकिल में, यदि आपने इनिशियली 1 किलो वर्म छोड़ा था तो कम से कम 60-70 डेज में 5 किलो वर्म तक मिल जाना चाहिए आपको उसमें से। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आपको ऑब्जर्व हो रही हैं। अदरवाइज यदि आप स्टेजेस प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे या आपने पहला स्टेज को आपने सही ढंग से नहीं किया, बाकी स्टेज सही ढंग से कर रहे हैं, तो भी क्या होगा कि आपकी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल यदि सही नहीं है तो आपका जो आगे की प्रोसेस है उसकी स्पीड रुक जाएगी। या मान लीजिए पहला स्टेज आपने अच्छे से किया, दूसरा स्टेज आपने ठीक ढंग से नहीं किया है, तो क्या होगा कि जो आपने पता लगा कि दोनों मटेरियल को आपने सेपरेटली 20 दिन के लिए छोड़ दिया, तो दोनों मटेरियल सेपरेटली यदि रहेंगे तो एक मटेरियल तो जो आपका काउडंग वाला मटेरियल होगा वो तो पार्शियल डिकम्पोजिशन, प्री डाइजेशन हो जाएगा उसका, लेकिन जो आपका रॉ मटेरियल है, जो फार्म वेस्ट है, वो उसका प्री डिकम्पोजिशन नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो आपको दोनों मटेरियल को मिक्स करके ही प्री डाइजेशन होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने दोनों मटेरियल को सेपरेटली 20 दिन छोड़ दिया और सोचा कि अब 20 दिन हो गया, अब हमारा प्री डाइजेशन हो गया, अब हम इसको हीट बना सकते हैं, और आपने उसका बेड बना दिया, तो जैसे ही दोनों मटेरियल मिलेंगे अगेन हीट विल बी जनरेटेड। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्री डाइजेशन जो है दोनों मटेरियल जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपके जितने हैं उन सबको मिलाने के बाद आपको प्री डाइजेशन के लिए रखना है। और जब बेड बनाएंगे तो बेड बनाने में भी आपको ध्यान रखना है कि सुटेबल साइज का बेड हो, जिसको आप मैनेज अच्छे तरीके से कर पाएँ, वाटरिंग अच्छे से कर पाएँ, टर्निंग अच्छे से कर पाएँ, और सफिशिएंट नंबर ऑफ अर्थवर्म उसमें रिलीज करना है। यदि आपने बहुत कम वर्म छोड़ दिए तो होगा ये कि वर्म अपने एट द मोस्ट जो है अपने आइडियल कंडीशन जब होगी, एकदम परफेक्ट आइडियल कंडीशन होगी, तो वर्म जितना वजन वर्म का है उतना ही वजन पर डे फीड कर पाएगा मैक्सिमम। अदरवाइज जो है अपने वजन, यदि 3 ग्राम का वर्म है तो वो उसका डेली फीड रिक्वायरमेंट 1 ग्राम के आसपास होता है। तो ये मतलब वो 1 ग्राम पर डे जो है एक वर्म खाएगा। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा कि और आइडियली भी खा गया तो 3 ग्राम का वर्म तो 3 ग्राम पर डे फीड कर पाएगा वो एट द मोस्ट। तो आपने पता लगा कि बेड आपका बड़ा है, नंबर ऑफ वर्म्स कम है आपके, तो आपका जो डिकम्पोजिशन या कंपोस्टिंग की रेट है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि उतने नंबर ऑफ वर्म ही नहीं है जितना कि आपका मटेरियल को कन्वर्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना होंगी। और फिर एक इम्पॉर्टेंट स्टेज जो मैंने बताई कि जहाँ पे कि आपका कंपोस्ट तैयार हो गया, तो कंपोस्ट तैयार होने पे क्या है कि आपको कंपोस्ट का सेपरेशन एक अलग चीज़ है, वर्म का सेपरेशन एक अलग चीज़ है। तो ये दोनों तरीके मैं बताऊंगा आगे चल के आपको कि किस प्रकार से आपको कंपोस्ट को अलग करना है, किस प्रकार से आपको वर्म को सेपरेट करना है, किस प्रकार से आप उस साइकिल को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट साइकिल पे कैसे लेके जाना है। वो सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो रेडी मटेरियल आपके पास में कंपोस्ट का आ गया है प्रोसेस के बाद में, तो वो आपको देखना होगा कि यदि इमीडिएट कंजम्पशन उसका है तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि इमीडिएट कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है तो उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा, और जब स्टोर करेंगे तो आपको ध्यान रखना हो कि वर्मी कंपोस्ट को कैसे जगह पर, किन कंडीशंस पे आपको स्टोर करना है। आपको ये ध्यान रखना हो कि खुले जगह पे खुली धूप में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। जिस प्रकार से जैसा कंपोस्टिंग यूनिट आपने इंस्टॉल करी है उसी प्रकार की आइडियल कंडीशंस पे आपको वर्मी कंपोस्ट को भी स्टोर करना होगा। और मटेरियल को ड्राई नहीं होने देना है, क्योंकि एकदम मटेरियल ड्राई हो जाएगा तो जितने माइक्रोबियल उसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये स्टेजेस मैंने आपको कल भी बताए थे कि फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल दोनों दिख रहे हैं आपको, जिसमें कि आपको एक साइड जो काउडंग दिख रहा है, दूसरे साइड में आप देख रहे हैं कि जो फार्म वेस्ट है वो है। सेकेंड में आप देख रहे हैं कि चेफ कटर के हेल्प से जो है उस फार्म वेस्ट को जो है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। देन दोनों मटेरियल को मिक्स करके प्री इंक्यूबेशन के लिए रखा गया है, और उसके बाद में वर्म मदर कल्चर को लेकर उसको जो रॉ मटेरियल था उसकी बेड बनाकर उसमें मदर कल्चर को छोड़ा गया, रिलीज किया गया।
रिलीज करने के बाद उसको आप देख रहे हैं कि गनी बैग्स से कवर करके उसको मॉइस्ट रखा गया है। और फाइनली जो मटेरियल आपको दिखता है कि रेडी हो गया है, तो मटेरियल को सीविंग करके जो है, सीविंग इसलिए किया जाता है कि आपका अनडिकम्पोज्ड मटेरियल और जो वर्म्स हैं वो आपके कंपोस्ट के साथ में ना जाए, तो वो इसलिए सीविंग करना नेसेसरी होता है इसको। और सीविंग करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा वो चाय की पत्ती जैसा कुछ मटेरियल आपको अवेलेबल होगा, जो कि इस प्रकार का दिखेगा। और इधर साइड में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो है कंपोस्टिंग शेड्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यूनिट्स के अलग अलग प्रकार दिख रहे हैं, हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये सारी मेथड जो होती है वो डिफरेंट स्टेजेस में होती है। स्टेजेस 1 बाय 1 फॉलो होते हैं, ऐसा नहीं कि स्टेजेस को ऊपर नीचे किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो एक सीक्वेंशियल ऑपरेशन होते हैं, और वो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जब आप करेंगे तब आप अच्छे तरीके से कंपोस्ट तैयार कर पाएंगे। तो जब कंपोस्ट रेडी हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट करना होता है, और हार्वेस्ट करने के लिए जो है आपको, जैसा मैंने बताया था कि सीविंग मेथड जो किया जाता है। जो कंपोस्ट है वो और कुछ नहीं है, जो वर्म कास्ट जो हम बोलते हैं, वर्म कास्ट जो है वो कंपोस्ट बनती है। और वर्म जो है नॉर्मली वर्म फीड करता है, टॉप टू बॉटम फीड करता हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि जो ऊपर का मटेरियल है वो पहले कन्वर्ट होता हुआ जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, जब मटेरियल आपका रेडी होने लगा तो आप ऊपर से लेयर को जो है पीरियोडिकली, जैसे आपने देखा कि मटेरियल हमारा रेडी हो गया है, ऊपर का मटेरियल रेडी है, तो आप उसको धीरे धीरे आप जो है फेस्ड वे में भी आप उसको पीरियोडिकली हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जब देखने लगा कि मटेरियल रेडी होते जा रहा है तो आप वंस इन ए वीक या 10 दिन 12 दिन में आप जो है ऊपर से उसको स्कूपिंग करके, हाथ से स्कूप करते हुए मटेरियल को आप सेपरेट करते जाएंगे। और जो वर्म होंगे वो वर्म ऑटोमेटिकली जो है नीचे, जो आपका बेड है उसमें नीचे जाते जाएंगे, और बाकी फीड करते हुए उसको मटेरियल को भी कन्वर्ट कर देंगे कंपोस्ट में। तो जहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप हाथ से स्कूप कर रहे हैं तो आपको ये देख के रखें कि जहाँ तक आपका वर्म का प्रेजेंस है वहाँ तक ही आप जो है स्कूप कीजिए। उसके नीचे जब वर्म दिखने लगे कि हाँ वर्म वाली लेयर आ गई है, तो उसके नीचे आप उसको स्कूप नहीं करेंगे। और दूसरा क्या होता है कि जो आप ऊपर से निकालते चलेंगे तो नीचे वाला एरिया जो है वो एक्सपोज भी होता जाएगा, उसमें एरेशन भी बढ़ जाएगा, और जो कंपोस्ट की क्वालिटी जो बनेगी फाइनल, वो पीरियोडिकल हार्वेस्टिंग करने से वो हमारी जो कंपोस्ट की क्वालिटी है वो भी अच्छी मेंटेन रह पाएगी। ये भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमारा कंपोस्ट मटेरियल है वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम वाटरिंग बेड बनाते हैं उस वक्त तो हमारा मटेरियल जो है वो काफ़ी, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक काऊ डंग है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट मिला हुआ है, फार्म वेस्ट मिला हुआ है, तो काफ़ी जो है वो बल्कि दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हम वाटरिंग करते चलते हैं और उसका डाइजेशन या कंपोस्ट में कन्वर्ट होना चालू होता है, तो वो जो है धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होने लगता है। और जहाँ पे कॉम्पैक्ट लेयर हो जाती है, वहाँ जहाँ एरेशन कम होगा वहाँ पे वर्म एक्टिविटी कम हो जाती है। तो हमको जब हम पीरियोडिकल हार्वेस्टिंग करेंगे तो जो कॉम्पैक्शन है वो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एरेशन भी मेंटेन रहेगा। तो हमारे वर्म्स इजीली जो है उस जोन में भी जो है कंपोस्टिंग कर पाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि जहाँ पे छोटी बेड में वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको पीरियोडिकल हार्वेस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो बेड इतने छोटे होते हैं कि उसमें जो है वर्म की फीडिंग जो है वो टॉप टू बॉटम जो है साइमल्टेनियसली चल पाती है, हो पाती है, क्योंकि छोटे बेड हैं। तो इसलिए जो है उन बेड्स में आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप उसको टर्निंग करें, या कॉम्पैक्शन की समस्या नहीं आएगी आपको। हाँ, ब्रेक लेंगे, इसको ये स्लाइड खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद ब्रेक करते हैं।
तो वो ये सारी चीज़ें जो है हमारे को छोटे छोटे बेड जहाँ बनाते हैं वहाँ पर हमें नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद 5 मिनट बाद हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि सीविंग की कैसे सीविंग करना है, तो वो हमें इसके आगे चालू करेंगे। तो आप 5 मिनट का यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं। चाय तो लाया था, चाय पीना भूल गया। अच्छा अच्छा। पहले ला देता हूँ ये। हाँ, इसको छोटा हम इसको कर देते हैं ना। राइट। तो जो मटेरियल आपका सेपरेट हुआ है उसको आपको सीविंग करना होगा। सीविंग मतलब छानने की प्रोसेस को सीविंग कहा जाता है। और जैसे आपने देखा होगा कि जो कभी हम घर बनाते हैं, जहाँ घर बन रहे होते हैं वहाँ पे रेत बालू को जो सीविंग करते हैं, कुछ उसके लिए जो है जाली की मशीनें या जाली का चीज़ यूज़ किया जाता है तो सीविंग के लिए। तो उसी को हम यूज़ करके वर्मी कंपोस्ट को भी सीव कर सकते हैं, और जिससे कि जो हमारा बारीक बिल्कुल फाइन मटेरियल जो रेडी है, स्टेबल है और फुली डिकम्पोज्ड है, वो मटेरियल हमारा सेपरेट हो जाएगा। और जो अनडिकम्पोज मटेरियल है, ड्राई मटेरियल है, वो वापस जो है उस सीव से बाहर हमारा निकल आएगा और उस मटेरियल को हम दोबारा कंपोस्टिंग के लिए दोबारा अपने बेड में डाल सकते हैं। तो ये जो है कंपोस्ट की हार्वेस्टिंग की टेक्निक हो गई। और यदि लार्ज स्केल और बड़ा स्केल पे यदि कॉमर्शियल स्केल पे हो रही है तो मैकेनाइज्ड आते हैं सीविंग करने के यूनिट्स जो होती हैं उसको भी इंस्टॉल किया जाता है, जिनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्केल, आपको कितना स्केल है आपका यूनिट का, उसके अकॉर्डिंगली आप सीविंग यूनिट को भी अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा चीज हो गया कि यदि आपको अर्थवर्म वर्म मदर कल्चर यदि आपको मार्केट करना है तो आपको जो है वर्म का सेपरेशन भी करना होगा। तो वर्म के सेपरेशन के लिए दो मेथड हो सकते हैं। दो मेथड ऐसे हो सकते हैं कि एक तो आप मैनुअली आप उसको सेपरेट कराएंगे, है ना। तो मैनुअली जो मेथड होगा तो मैनुअली उसको पिक करना पड़ेगा और काफ़ी टीडियस मेथड होगा और लेबर कंज्यूमिंग मेथड होगा। ये वर्म को आप एक एक करके उसमें से कंपोस्ट में से बीन रहे हैं और उसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि एक लेबर ने दिन भर में जो है पता लगा कि 2-3 किलो वर्म जो है सेपरेट आउट किया। तो जो उसका जो कॉस्ट है वो मोस्टली जो है लेबर में चली गई। तो लेकिन स्मॉल स्केल का यदि छोटा कोई काम करना है तो उसमें जरूर हम मैनुअल मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो कुछ मेथड ऐसी होती हैं कि जो सेल्फ हार्वेस्टिंग या माइग्रेशन मेथड जो जिसको कहा जाता है, तो उनको जो है हम मतलब खुद से केचुए खुद ही आपको हेल्प करेंगे हार्वेस्टिंग में। तो जो वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन हो गया जब आपका, तो अर्थवर्म जो हमारे बेड में है या जो टैंक है उसमें है,
तो उनको जो है एक होता है ट्रैपिंग मेथड होता है। ट्रैपिंग मेथड के द्वारा हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ट्रैपिंग मेथड क्या होता है कि उनको जो है आप जब पूरा मटेरियल आपका तैयार हो गया, कंपोस्ट रेडी है और उसमें अनडिकम्पोज मटेरियल नहीं बचा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ बॉल्स बनाकर अनडिकम्पोज मटेरियल की, जो आपका जो मतलब पार्शियली डिकम्पोज वाला मटेरियल था, वो वाला मटेरियल आप कुछ जगह पर 5-6 बॉल आप एक उसमें जो है बेड में आप उसमें दबा दीजिए कंपोस्ट के अंदर। तो ये करने से क्या होगा कि जितने वर्म हैं वो खुद माइग्रेट करके उस जो रॉ मटेरियल वाला बॉल आपने डाला है कंपोस्ट के अंदर, वो सारे ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगे, उस बॉल में आ जाएंगे। और आप फिर उसके बाद क्या कीजिए कि 24 घंटे के बाद में आप उसको देखिए, और जब देखेंगे कि सारे वर्म आ गए हैं, आप आराम से उस बॉल को निकालिए। उस बॉल में पूरे वर्म होंगे, आप उसको एक बकेट में डाल दीजिए वाटर के, और वो जो पूरा वर्म सेपरेट हो जाएगा, और जो आपने जो रॉ मटेरियल की बॉल डाली थी वो सेपरेट हो जाएगी। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है ना वर्म मदर कल्चर को सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो सेपरेट वर्म है, इनको आप यदि वर्म सेल कर रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट साइकिल में यूज कर सकते हैं कंपोस्टिंग के लिए। और एक और तरीका क्या हो सकता है कि यदि आप वैसा भी नहीं करना चाह रहे हैं कि आप बॉल बना के पानी में डाल के उसको नहीं करना चाह रहे हैं, तो दूसरा मेथड ये होता है कि आप जो रॉ मटेरियल प्री डाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है, प्री पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल जो है, उसका एक बेड बनाइए, और उस बेड के ऊपर क्या कीजिए, जो आपका रेडी मटेरियल है उसको आप ऊपर से उसके रॉ वाले मटेरियल के ऊपर आप हीप बना दीजिए। हीप बनाने से क्या होगा, और उसको वाटरिंग जो है उस हीप में वाटरिंग करना बंद कर दीजिए, तो ऊपर से ड्राई होना चालू होगा। मॉइस्चर जैसे जैसे कम होता जाएगा, वर्म्स जो है नीचे की ओर मूवमेंट करते हुए जाएंगे, और सारे वर्म्स जाके आपको आखिरी में जो नीचे रॉ मटेरियल की बेड है उसमें पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली माइग्रेट करते हुए। तो आपको वर्म सेपरेशन के लिए जो है बहुत कम जो है मेहनत करना पड़ेगी, सारे वर्म जो है ऑटोमेटिकली ही आपकी जो है हार्वेस्ट हो जाएंगे। और आपको जो नहीं तो क्या होता है कि कंपोस्ट को सीविंग करते हैं, सीविंग करते समय वर्म को सेपरेट करते हैं, तो उसमें बहुत सारा वर्म जो है इंजरी से जो है वो डैमेज हो जाता है, उनकी मॉर्टेलिटी होती है। वो एस्पेक्ट भी आपको जो है सेव हो जाएगा उसमें। और आप सीधे जो रॉ मटेरियल जो आपने नीचे लगाया था, उस मटेरियल को ले आके अपने फ्रेश जो बेड आपने बनाए हैं उसमें आप रिलीज कर दीजिए, सारे वर्म्स उसमें आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके अलावा भी और भी मेथड आप अपने लेवल पे भी कुछ नया डिवाइस कर सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो ये कुछ इजी रास्ते मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अर्थवर्म को, जो मदर कल्चर है, को आपको जो है यदि हार्वेस्ट करना है तो किस प्रकार से हार्वेस्ट करेंगे। तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी कि यदि आपको कंपोस्ट हार्वेस्ट करना है